दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों आज की वीडियो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित। हमारे यहाँ पर एक सीरीज चल रही है हिंदी भाषा से संबंधित, जिसमें 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ हम शून्य से शिखर तक की तैयारी में जुटे हुए हैं और बारीक से बारीक बिंदुओं को खोजने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को 2 तरह का कंटेंट दिखाऊंगी। शुरू में जो मेरे पास ये कुछ मैटर है, मेरे कुछ नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें छोटे तौर पर अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय भाषाओं को, आर्य भाषाओं को हम इस तरह से जान सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्योंकि हमें विस्तार पूर्वक अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, उसके लिए कुछ वर्गीकरण भी किया गया है। उस वर्गीकरण के हिसाब से, यानी जो वर्गीकरण किया गया है उसके अनुरूप भी आप लोग देखिएगा किसने किस तरीके का वर्गीकरण किया है। तो क्या वर्गीकरण है, क्या विशेषताएं हैं की, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखते हुए चलना है। तो क्या स्वरूप है आधुनिक भाषाओं का, उस सबसे होकर के हमें इन चीज़ों को बारीक बारीक नोट्स को अपने पास इकट्ठा कर लेना है। हालांकि आप लोग बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं तो इन सारी किताबों में यही सब कुछ होता है, बट ये कुछ ठोस बिंदु यहाँ पर जो ज़रूरी बिंदु आप लोगों के लिए हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगी। उनको आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एज यूजुअली जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। तो गाइज देखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस वर्ग की जो भाषाएं हैं उनका काल तब से अब तक माना गया है। इस काल में प्रयुक्त भाषाओं की गणना आधुनिक भारत की जो आर्य भाषाएं हैं उनसे की जाती हैं। इस वर्ग की अगर हम बात करते हैं, भाषाओं के विकास के कुछ समय पश्चात से संबंधित साहित्य प्राप्त होता रहा है। आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं इनके विकास में अपभ्रंश के विभिन्न रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसलिए इन दोनों वर्गों की भाषाओं में पर्याप्त समानता है। अनेक भिन्न विशेषताओं का भी विकास हुआ है। इस वर्ग की भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इन्हें अन्य वर्गों से अलग कर सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। इस संदर्भ में अपभ्रंश के 7 रूप उल्लेखनीय हैं। देखो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, लेकिन इसके अलावा अभी बीच में मैं एक वर्गीकरण की बात आ गई जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन वही हमें याद करनी है। यहाँ ये तो आपको देखना ही है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ है। अब वो अपभ्रंश के आधुनिक जो एक तरीके से आर्य भाषा है उसके कौन कौन से 7 रूप उल्लेखनीय हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिएगा, वो हैं शौर सैनी। ठीक, शौर सैनी जिससे पश्चिमी हिंदी और गुजराती, राजस्थानी इन सब का उदय माना जाता है। और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पैशाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राचर से सिंधी और खस से पहाड़ी। ठीक है, तो ये तो कुछ वो मोटे मोटे बिंदु हैं जो हमें आधुनिक आर्य भाषाओं को थोड़ा सा समझा करके चलते हैं। लेकिन यहाँ एक अलग सी बात क्या है, अलग सी बात भी नहीं कह सकते, हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए या भाषा का इतिहास ले लीजिए, हर एक विद्वान ने अपने अपने ढंग से चर्चाएं की हैं, अपने अपने ढंग से हर एक चीज़ का वर्गीकरण किया है। चाहे आप साहित्य शास्त्र ले लीजिएगा, वहाँ भी भारतीय विद्वानों की जो भी बातें कही गई हैं आचार्यों ने, तो वो सब कुछ अलग हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, यहाँ पर हिंदी भाषा का इतिहास हो या साहित्य का इतिहास हो, तो जिसके जैसे विचार होते हैं उसी तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट अपनी किताबों में कर देते हैं या अपने आर्टिकल्स में कर देते हैं। उसके बाद हमें वो सारी चीज़ें छुटपुट छुटपुट याद रखनी होती हैं और वो ज़रूरी भी हैं। तो उसी तरीके से यहाँ वर्गीकरण हम देख रहे हैं, वर्गीकरण हमें देखना है। तो वर्गीकरण में गाइस क्या चीज़ है, देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम आधुनिक आर्य भाषाओं की, तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार से अब समझेंगे। ये मैंने शॉर्टली आपको बताया था, अब थोड़ा विस्तार से हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है, तो उसको अगर देखा जाए ध्यान से तो उसमें क्या ख़ास बात है कि लगभग जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश, यहाँ देखिए आर्य भाषा से अभिप्राय 1947 से पूर्व का अविभाजित भारत से है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समाविष्ट थे।
कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारतीय आर्य भाषा में लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजी के आने से पूर्व ये सब प्रदेश भारत के ही अंग थे। इन सारी चीज़ों पर हम पहली 2 वीडियो में अपना अच्छे से जो है बातें कर चुके हैं। अच्छे से हमने वहाँ एक्सप्लेनेशन ले ली है इन सब चीज़ों की। अभी हमें देखना है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सबसे पहला वर्गीकरण जो कि दिया है यहाँ डॉक्टर AF और हार्नेल ने, ठीक है। सन 1880 का समय है, इसमें इन्होंने किया था इसका वर्गीकरण। हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया, तो उन्होंने 4 भागों में इसको विभाजित किया था। कैसे कैसे किया था? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी हिंदी, पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत आती है गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत आती है मराठी। और इस तरीके से यहाँ पर ये 4 जो भी विभाजन किया है, ये 4 हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है गाइस। तो ये 4 विभाजन यहाँ पर दिए गए हैं, जो 4 के 4 हमें ध्यान रखने हैं। और किसने इनका विभाजन किया है? हार्नेले के अनुसार हम इन्हें 4 भागों में विभाजित हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हार्नेले के अनुसार आर्य मध्य देश केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए, ठीक है। हार्नेले ने क्या कहा कि जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में, जो मध्य देश के केंद्र में थे, उनको भीतरी आर्य कहा गया। ये एक बहुत डीप सी बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख करके इसको आप लोग याद कीजिएगा। पूछ लिया जाता है कई बार ये सवाल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते। तो इसी पर हमें गौर फरमाना है कि जो हार्नेले हैं उन्होंने मध्य देश केंद्र में थे, ठीक है। जो आर्य मध्य देश के केंद्र में थे उन्हें भीतरी आर्य कहा गया। इस पर मैंने पहली वीडियो में भी चर्चा की है, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि अब सामने है तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। भीतरी आर्य और बाहरी आर्य, जो चारों ओर फैले हुए थे उन्हें बाहरी आर्य कहा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने अपने एक सर्वे में, एक बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूट भाग 1 खंड इतने इतने में अपना पहला वर्गीकरण किया और उसे इस तरीके से प्रस्तुत किया कैसा कि उन्होंने बाहरी उपशाखा और मध्य उपशाखा, ठीक, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, 3 भागों में, 3 उपशाखाओं में इसको विभाजित किया और हमारे सामने रखा। किसको? जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया। पहला बाहरी उपशाखा, और बाहरी उपशाखा के अंतर्गत अब क्योंकि जॉर्ज ग्रेसन का विभाजन है तो हमें गाइस इसे याद तो रखना ही होगा। जॉर्ज ग्रेसन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बाहरी उपशाखा के अंतर्गत क्या आ जाता है और भीतरी उपशाखा के अंतर्गत क्या है, मध्य उपशाखा के अंतर्गत क्या है, ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। बाहरी उपशाखा की अगर हम बात करते हैं तो बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय आ जाएगा, दक्षिणी समुदाय आ जाएगा और पूर्वी समुदाय आ जाएगा। बाहरी उपशाखा में जहाँ उत्तरी पश्चिमी समुदाय है वहाँ पर लैंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी, पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, ये सारी यहाँ पर उपशाखाएं आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य उपशाखा की, तो मध्य उपशाखा जो है वो मध्यवर्ती समुदाय, इसको हम कह सकते हैं मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत आता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ देखते हैं कि पूर्वी हिंदी का जिक्र हुआ है। फिर बात आती है तीसरी उपशाखा की, जिसे हम कहते हैं भीतरी उपशाखा। भीतरी उपशाखा के अंतर्गत केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय, 2 समुदाय रखे गए हैं। तो केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय, इसमें केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीड़नी, खानदेशी, राजस्थानी, ये सब आ जाते हैं। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी तथा नेपाली, और इधर ये आ जाता है आपका मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और फिर पश्चिमी पहाड़ी, ये पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वर्गीकरण था ये था जॉर्ज ग्रेसन का। एक्चुअली गाइस पहले इतना कुछ आप लोगों को इतनी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मोटे मोटे तौर पर याद किए हुए प्रश्नों में से क्वेश्चंस आ जाते थे। पर अभी के कंपटीशन को देखते हुए लगता है कि अगर आपकी तैयारी
बारीक है तो आपको फिर कोई पछाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आपने हल्के में ले लिया तो आप हल्के ही रह जाओगे। तो यहाँ ध्यान से आपको चीज़ें तैयार करनी होंगी। एक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। उन्होंने एक तरीके से वर्गीकरण की आलोचना की और ध्वनिगत और व्याकरणगत आधारों पर उन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण को तैयार किया। ठीक है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण को किसने तैयार किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। और किस ढंग से किया है? देखो, इन्होंने जो रखा है यहाँ पर हमारे आधुनिक आर्य भाषाओं को, उसमें उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ठीक, उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी आ जाएगी। प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती आ गई। मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आ जाती है। प्राच्य के अंतर्गत आ जाती है पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणात्य की तरफ मराठी आ जाएगी। तो इजी टू लर्न, बहुत आसानी से इसे याद किया जा सकता है। ठीक है, उदीच्य मतलब सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती। मध्य देशीय पश्चिमी हिंदी और प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला। दक्षिणात्य में मराठी आ जाएगा दक्षिण का। इधर सीताराम चतुर्वेदी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन जब हम ने इसको ऐड ऑन किया है तो देख लेते हैं। सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने हिंदी पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा वर्ग में इन्होंने पंजाबी और लहंदा रखा है, यानी भाषा के अनुरूप, बोली के अनुरूप इन्होंने कर दिया, जैसे पंजाबियों की होती है। इधर जा यानी सिंधी और कच्छी, और नौ यानी गुजराती, एर यानी बंगाली, उड़िया, असमिया। तो जैसा जहाँ की बोली है उसके अनुसार इन्होंने का, द, जा, नो, एर के उसमें डिवाइड करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त इसके भोलानाथ तिवारी जी हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश जैसे सौरसैनी अपभ्रंश, तो आधुनिक भाषाओं को इन्होंने किस तरीके से दिखाया है? देखो, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आ जाता है। इस तरीके से हम लोग जो याद करते आए हैं वो सब। मागधी जो कि पूर्वीय है, उसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया ये सब आ जाते हैं। अर्धमागधी यानी मध्य पूर्वीय के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्र यानी दक्षिणी के अंतर्गत पूर्वी मराठी, ये इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ हम बाहरी उपशाखा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। भीतरी उपशाखा ये सब हम देख चुके हैं सुनीति कुमार चटर्जी का। अभी हम यहाँ देखते हैं जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो उन आधुनिक आर्य भाषाओं का कह सकते हैं यहाँ वर्गीकरण देख सकते हैं, या उनकी विशेषताएं देख सकते हैं। जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनकी विशेषताएं यहाँ ध्यान से हम देख लेते हैं। जैसे सिंधी है, सिंधी में क्या है ना, प्रमुख ये क्या है, हमारे सभी भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी विशेषताएं यहाँ पर है। तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी, उड़िया, ये सब क्या हैं? ये सभी हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं। अब यहाँ थोड़ी सी इनकी विशेषताएं देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से है, और सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। और सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं, जिसमें बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी, ये तुम आपको हर जगह मिल जाएंगे। यानी जहाँ भी आप ये वर्गीकरण देखेंगे, ये आर्य भाषाओं की विशेषताएं देखेंगे, आपको ये सारा का सारा मैटर वहाँ भी मिल जाएगा, है ना। सेम ही होता है, क्योंकि जो व्याकरण होती हैं या भाषा के जो मुख्य किसी के बताए हुए तथ्य होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। वो जैसे थे उनको एज इट इज़ हम भी वैसे ही याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो यहाँ कोई भी इनमें अंतर नहीं है। तो सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं, बिचौली, सिराइकी, थरैली, लासी, लाडी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है ना। और इसके अतिरिक्त आगे इसको देखते हैं, लहंदा आ जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नामों को अगर देखा जाए तो पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी आदि, ये कुछ इसकी मिल जाएंगे आपको। अलग तरीके से इसको अगर याद करें तो लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी एक लिपि है लंडा, और कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि का ही एक उपशाखा भी इसको माना जाता है, पर इतना ज़्यादा। अगला हम देखते हैं पंजाबी। तो पंजाबी में क्या है?
पंजाबी को अगर हम ध्यान से देखें तो 5 नदियों का देश है और पंजाबी की अपनी एक लिपि है लंडा थी, जिसके सुधार पर गुरु अंगद ने गुरु लिपि अपनी बनाई थी। पंजाबी की मुख्य बोलियों में माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। बोलियों पर और कहना चाहिए जो इसका एक आधुनिक आर्य भाषाओं की से संबंधित एक वर्गीकरण हम तैयार करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डालेंगे, जिसमें हम भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, उसके विविध रूप की बात करेंगे। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और गाइस जहाँ हम लोग ये मतलब जो टॉपिक हम आज ये पढ़ रहे हैं या जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से ना क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप लोग बहुत बारीकी से स्टडी के लिए पूरी तरह तैयार रखिएगा। आती हूँ टॉपिक पर वापस। यहाँ गुजराती की बात कर रहे हैं, तो गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है, गुर्जर या गुजरता या गुजरात। गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। मराठी की बात करें तो मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग जो है मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। और इसकी बात करें तो प्रमुख बोलियां इसकी कोंकणी, नागपुरी, कोस्टी, महारी आदि हैं। बंगला हमारा नेक्स्ट है। बंगला में बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल यानी प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सबसे पहला प्रभाव बंगाल भाषा पर के साहित्य पर ही पड़ा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। अगला है असमी। असमी में हम देखेंगे, असमी असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है और असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया की अगर बात करें तो उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी है, संबलपुरी है, भत्री आदि है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। तो इस तरीके से हमने ये सारी जो भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो देखी। सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी, उड़िया, और इन सब की ये जो भी विशेषताएं थी वो भी हमने यहाँ पर देख ली हैं। इससे पहले जो वर्गीकरण है वो हमने देखा, जिसमें मतलब जो विशेष वर्गीकरण है आप लोगों के साथ मैंने यहाँ साझा किए हैं। तो गाइज़ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे मिले और मैं फिर से, क्योंकि बैक किया है, फिर से आप लोगों के साथ यहाँ क्लासेस ले रही हूँ, तो एक हिम्मत बनी रहे, यानी टाइम नहीं भी हो तो भी आप लोगों के लिए मैं फिर तैयार रह सकूँ। चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।